हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, कुल मिला के नंबर्स नहीं आ रहे, तो क्या कर सकते हैं? उसका एक ही सॉल्यूशन, अब से एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, नंबर आ सकते हैं। अगर आपने डिटेल में चीजों को समझ के ध्यान से देखा है कि किस चीज को याद रखना है किसको नहीं, तो बिल्कुल बच्चे आपके भी पूरे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि मतलब वो क्वेश्चन जो नहीं करके आया आईआईटी एडवांस के या मेंस के पेपर में और वो बोल रहा है कि अरे ये नहीं आता, तो भैया फिर आपका चांस बहुत कम हो जाता है। अगर ऐसे टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, तो बहुत कम चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। तो क्या तैयार हैं आप? तो आज अपन प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट अपन पढ़ रहे हैं 2 दिन से, और अब अपन आज जो देखेंगे कि कुछ स्पेशल चीजें इसके बारे में। तो क्या आप तैयार हैं? चले तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या मतलब है इस टर्म का? लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं अपन? तो देखिए बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, ये है टेंजेंट। यहां पे मेरे पास पॉइंट है, अगर यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो देखिए बच्चे, ये आपको पता होगा, एक ऐसी टेंजेंट आएगी तो एक ऐसी भी आएगी। और 10th क्लास तक आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चे कि ये दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ है ये इक्वल होगा, पी ए इक्वल टू पी बी। ये पढ़ा है क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इसको अपन प्रूफ भी करेंगे और इनफेक्ट इसका वैल्यू भी निकालेंगे। तो बताओ बच्चे, कैसे निकालूं मैं इसका वैल्यू? इस पी ए, जो ये डिस्टेंस पी ए होती है, इस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसका वैल्यू कैसे निकाले? तो वैल्यू कैसे निकाले बताओ? वैसे फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, पर निकाले कैसे? निकाले कैसे? तो इसके लिए अपन क्या मान लेते हैं, इस सर्कल को इक्वेशन मान लेते हैं जनरल वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बच्चे? ये मान लिया, ये इस सर्कल का इक्वेशन मान लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं? बच्चे, अब अपन कर रहे हैं कि इसका लेंथ निकालना है। तो इसका सेंटर भी होगा, फिर सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया। सेंटर है -g - f, और यहां इस a को मैं इधर लिख देता हूं भाई। अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो यही मिलेगा क्या? अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो वो यहां मिलेगा। तो अब इस ट्राइंगल से अपन निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल में देखो, ये वाला साइड पता है क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तो दिया जाएगा अपने को, x1 y1 दिया जाएगा बच्चे, ये पॉइंट तो ये लेंथ पता है, ये लेंथ r पता ही है, तो ये आ जाएगा। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल PAC में अपन लगाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जो PAC है उसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा बच्चे? इसका स्क्वायर, किसका? अपने को देखो, PA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर। अब PA स्क्वायर क्या है? PA स्क्वायर तो चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड है, और AC स्क्वायर, तो PA स्क्वायर तो रिक्वायर्ड है प्लस AC क्या बच्चे? ये तो R है। तो इस वाले सर्कल के लिए R का वैल्यू कितना होता है बच्चे? हाँ, अरे हाँ, वही। तो G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C इज इक्वल टू PC स्क्वायर। P से इसका डिस्टेंस, तो ये क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चे, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर और y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, यही होगा। थोड़ा अच्छे से देखिए इसको, PA स्क्वायर इक्वल प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस C इज इक्वल टू, ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस जी स्क्वायर, और ये आएगा y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस एफ स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बचेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1
और ये वाला सी इधर ले जाओ तो ये सी। क्या आप इसको पहचानते हैं? क्या आप बच्चे उसको पहचानते हैं? क्या बच्चे इसको पहचानते हैं आप? पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया है अपने पास? तो देखो बच्चे, अपन इसको एस बोलते हैं, याद होगा आपको, इसको एस बोलते हैं। तो ये क्या एस वन है क्या? एस वन एस वन एस वन, अरे उस एस के अंदर ये पॉइंट डाला तो एस वन आता है, तो इसलिए इसका नाम है पी ए इक्वल टू रूट एस वन। रूट एस वन और पी ए क्या है? लेंथ है, इसलिए प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल प्लस ही लेंगे बच्चे, ध्यान है ना। अरे स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, पर यहाँ प्लस ही क्यों? क्योंकि पी ए क्या है? लेंथ, तो इसलिए ये रूट एस वन। तो ये आप आई थिंक आराम से जानते हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर मैं ये लेंथ निकालता या ये लेंथ भी तो इतना ही आता। अरे भाई इसके लिए भी तो सेम ही चीज होती, ये आर होता, ये सब कुछ। तो इसलिए पी ए इक्वल टू पी बी होता है, और इसका लेंथ कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एस वन, स्क्वायर रूट ऑफ एस वन। तो ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और यहां पे याद रखना बच्चे क्या कि सर जो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना सर्कल वाले, इसमें भैया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता है? 1। याद रखना, ये कई बार गलती करा देता है, मतलब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कोफिशिएंट मस्ट बी 1, कोफिशिएंट मस्ट बी 1। भाई ऐसे मत लगा देना, अरे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है ना इसमें जनरल में, तो इसलिए ये जब आप ऐसे वैल्यू मत डाल देना रूट एस वन, मतलब एस वन ऐसे मत बोल देना, दो यहां मल्टीप्लाई ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो आई थिंक ये आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। हाँ, अब है पावर ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। भाई ये है विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पावर। तो ये एक टर्म है जिसको यूज करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे इनसाइड पॉइंट आ गया, अगर सर्कल के इनसाइड पॉइंट है तो उस टाइम लेंथ ऑफ टेंजेंट उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। अगर पॉइंट इनसाइड हो गया तो वहां से टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं होगा। अरे भाई टेंजेंट तो तब ड्रॉ होगा ना जब पॉइंट बाहर हो या सर्कल के ऊपर हो, तो जब पॉइंट सर्कल के इनसाइड होगा उस टाइम लेंथ ऑफ टेंजेंट तो डिफाइन ही नहीं होगा। अरे रूट एस वन का वैल्यू इमेजनरी आ जाएगा क्योंकि एस वन नेगेटिव आएगा। तो उस टाइम पर उसी चीज को अपने को यूज करना है, तो उसका नाम चेंज कर दिया है क्या, और उसमें थोड़ा सा और भी चीजें भी चेंज करिए। तो पावर ऑफ पॉइंट क्या है? पावर ऑफ पॉइंट किसी भी पॉइंट का सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या किसको बोलते हैं? एस वन को। मतलब जो एस वन है, एस वन मतलब जब वो पॉइंट अपन ने उस सर्कल में डाला और जो वैल्यू आया उसको पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं अपन, ये डिफाइन किया गया उससे। अब यहाँ पे एक दो चीजें इंटरेस्टिंग है और उन्हीं के लिए ये चीजें आई है। तो पावर ऑफ पॉइंट का डेफिनेशन सीधा सीधा याद होना चाहिए क्या? एस वन। पावर ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल इज एस वन। ये तो डिफाइन हो गया, खत्म हो गया। अब 10th में आपने एक चीज देखी होगी, ये एक है पीटी बोल देते हैं इसको, ये पीए इंटू पीबी बोल देते हैं। याद है क्या ऐसा ऐसा कुछ होता था? पीसी पीडी। तो आपने 10th में याद किया होगा पीए गुणा पीबी इक्वल टू पीसी गुणा पीडी इक्वल टू पीटी स्क्वायर। ये वाला चीज था या नहीं था 10th में? नहीं था सर, देखा ही नहीं 10th का बुक। तो नहीं देखा तो इसको रट लो, सीधी बात है। और यहां पे मैं प्रूफ नहीं बताने जाऊंगा, प्रूफ आपको करना है तो कर सकते हैं आप, पर मैं प्रूफ कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तो सीधा बोलूंगा पीए गुणा पीबी और पीसी गुणा पीडी इक्वल टू पीटी स्क्वायर। मतलब नॉट रिक्वायर्ड है। 10th में भी आपने प्रूफ किया होगा, 9th या 10th में बहुत लंबा, अरे सबसे लंबा यही क्वेश्चन होता था हमारे टाइम। तो भाई आज तक याद है मुझे कि मैंने इसको कैसे किया था, कि पता नहीं क्या क्या करते थे यार, ऐसा ऐसा कुछ कुछ कर करके ले ही आते थे ये, है ना। मतलब शायद पाइथागोरस ही लेता था मेरे हिसाब से। तो हम क्या करते थे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से इस पे भी डाला, ऐसा कुछ किया, पता नहीं कुछ सिमिलर फिमिलर करके करते थे ना। तो वो आपने भी क्या होगा एम से, और तो वहां से ही आया। तो ये तो था, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी ए गुणा पीबी, पी ए गुणा पीबी। अरे ये काम आता है रियल में, सर्कल में 3-4 क्वेश्चंस में काम आएगा। और सेम चीज
ये तब भी वैलिड है अगर पॉइंट पी अंदर हो, पॉइंट पी अंदर हो, जैसे मान लो पी ए गुणा पी बी ऐसा हो, ये ए हो ये बी हो, यहां से कुछ जा रही हो या ऐसे जा, चलो ऐसे खींच देते हैं, ये पी सी और ये पी डी हो, तो अब भी ये वैलिड होता है, पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी इक्वल टू पी सी गुणा पी डी। अब भी ये चीजें वैलिड है, चाहे बिंदु P वर्त के बाहर हो या वर्त के अंदर हो, यहाँ पे PT स्क्वायर तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्पर्श रेखा तो है ही नहीं, तो इसलिए ये बिंदु वर्त के अंदर हो या बाहर हो बच्चे, ये रिजल्ट्स वैलिड है। क्या बात क्लियर है? हाँ, अब देखो बच्चे, इसकी जगह अपन यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, PA गुणा PB PT, PT स्क्वायर वाला ये तो S1 हो गया क्या, ये तो S1 हो गया, मतलब इसका PA गुणा PB का वैल्यू PT स्क्वायर, PT तो वही पता था ना, रूट S1 है, अरे पिछले ही तो पेज में किया है बच्चे। हाँ, तो इसलिए याद आएगा। पर क्या इसके लिए भी ऐसा कुछ होगा? तो बिल्कुल इसके लिए भी होता है, पर S1 नहीं बच्चे, थोड़ा और एक डिटेल में पहले देख लेते हैं। अगर इनसाइड पॉइंट हुआ, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, S1 कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना बच्चे, अरे ये अपन ने पढ़ा था। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, इनसाइड है, तो क्या होगा, S1 का वैल्यू नेगेटिव, मतलब पावर ऑफ पॉइंट कैसा आ गया, पावर ऑफ पॉइंट कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर पॉइंट इनसाइड है तो पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव आएगा, और आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या आएगा, पावर ऑफ पॉइंट S1 पॉजिटिव, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं पावर ऑफ पॉइंट ठीक है सब पॉजिटिव। अगर सर्कल के ऊपर ही पॉइंट आ जाए तो उसका पावर ऑफ पॉइंट 0 है, मतलब उस सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट। और ये चीज फॉर एक्सटर्नल पॉइंट PA गुणा PB इक्वल टू PT स्क्वायर इक्वल टू S1। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उसके लिए PA गुणा PB का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, S1 के बराबर आएगा। अगर ऐसे ही इंटरनल पॉइंट है, फॉर इंटरनल पॉइंट PA गुणा PB किसका आएगा, माइनस S1। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो भाई इनसाइड पॉइंट के लिए S1 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो S1 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, S1 का वैल्यू तो नेगेटिव आएगा। पर ये देखो ये इधर PA गुणा PB ये तो पॉजिटिव था ना, ये भी दूरी, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव था इसलिए, पर ये S1 तो नेगेटिव आ रहा था, पर इसलिए इसके लिए माइनस का साइन लगा दिया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अब ये इक्वल हो सकते। तो इसलिए बच्चे अगर पॉइंट आउटसाइड है तो PA गुणा PB इक्वल टू S1, और इनसाइड है तो यहां टेंजेंट का लेंथ तो नहीं आएगा, पर फिर भी PA गुणा PB माइनस S1 के इक्वल रहेगा, इक्वल टू माइनस S1 रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो यूज हो जाएगा क्वेश्चंस में। ध्यान रखना, जब ऐसे कुछ लगे कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो इस चीज का यूज हो जाता है। और आगे भी कुछ डेफिनेशंस में भी काम आएगा कि पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, जो अपना वैसा देखा जाएगा तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर ही हो गया भाई, उसका स्क्वायर ही तो हो गया, PT स्क्वायर इक्वल टू S1, और बाकी चीजें समझ में आ गई। तो ये ध्यान बिल्कुल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला पॉइंट। हाँ, अब इसका प्रूफ करना है तो कर सकते हैं बच्चे, पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर बाकी अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो बिल्कुल खुद से प्रूफ करिएगा। कैसे आएगा, एग्जाम्पल लेके करिएगा। फिर भी नहीं संतुष्ट हो तो जनरल सर्कल ले लो, पॉइंट ले लो, उससे करो, उससे भी आएगा। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। अब आते हैं, अब अपन ने देखा कि बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट आती है सर्कल पे, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा बच्चे। अगर अपन ये सर्कल लें, ऐसा वाला सर्कल लें, वाह, तो अब अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दो टेंजेंट आएंगी इसके लिए, दो टेंजेंट आएंगी इसके लिए, ये A है ये B है, दो टेंजेंट आएंगी, एक PA और एक PB। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं मान लेता हूं ये थीटा एंगल है, मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। एक तरीका जो बहुत ही वाइजात है, मतलब कोई काम का नहीं होगा, वो क्या है वैसे, तुम इनके पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ले आओ। मतलब क्या,
पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालो किससे, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन से, और फिर एंगल निकाल लो, फिर एंगल। पर यार ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा ना, तो इसको तो रद्द ही कर देना चाहिए। बाकी हो सकता है भाई कई बार अगर कुछ भी नहीं हो रहा हो तो ये काम ही करना पड़ जाए कि पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ले आएंगे, फिर उसके बाद में एंगल वो टेन थीटा बराबर 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर में, अरे पेयर ऑफ लाइन में देखा था ना वही वाला, तो वो तो ठीक है सर। पर होता क्या है बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में सर्कल के लिए अगर अपन ज्योमेट्री से अप्रोच करें तो वो इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सर्कल में अपने को किससे करना चाहिए, ज्योमेट्री से करना चाहिए। तो ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री को थोड़ा सा सीखना भी चाहिए बच्चे। देखो सर्कल है तो इसमें ज्योमेट्री का बहुत यूज करने की कोशिश करते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना इसके कुछ वो ज्योमेट्री से इजी पड़ते हैं, तो इसलिए कोशिश करो सीखने की, उससे तो आप कर ही लोगे। या दोनों टेंजेंट का इक्वेशन ले आओ, उनके बीच में एंगल, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट निकालना सिखाया था ना, अरे लास्ट लेक्चर में। हाँ वो ढाल स्लो फॉर्म में मान गए, तो उससे भी आप कर सकते हो। पर बेटर वे क्या है, बेटर वे क्या है कि अगर अपन देखो इसको इससे मिला दें तो ये क्या होगा, ये हाफ हाफ होगा। कैसे हाफ हाफ होगा, यहां से यहाँ 90, यहां से यहाँ पे भी 90। अब देखो ये और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है, क्योंकि ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, ये और ये इक्वल है, और ये एंगल भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए ये जो एंगल है ये θ/2 हो जाएगा, और ये भी θ/2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ये θ/2, ये θ/2। अब इस θ/2 को अपन ज्योमेट्री से ला सकते हैं कैसे, ये r होगा, ये √S1, ये r और ये √S1, ये r, अरे √S1 अभी भी टेंजेंट का लेंथ, तो ये r और √S1। तो देखो tan θ/2 क्या है, देखिए जनाब tan θ/2 इस वाले ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल, ट्राइंगल PAC की बात कर रहा हूं, PAC। तो ये r, इसके लिए r क्या बच्चे, इस वाले के लिए r क्या है, परपेंडिकुलर, और r परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये क्या है, बेस, तो r, तो ये इससे आता है। अब यहां से एंगल को देखो, ये तो छोटा सा लाइन, इसके बाद जो काम आएगा वो है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बाद का काम है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो बच्चे यहाँ तो बहुत छोटा सा चीज है, tan θ/2, अरे यार इतना तो कर ही सकते हो ना भाई, ये था, इसको मिलाया तो ये हाफ हाफ हो गया, ये हाफ हाफ एंगल आ गया। इसके बाद अपन ने ये r/√S1 इतना तो लिखित हो गए। तो यहां से दो तरीके हैं। अब एक तरीका तो ये है कि इस टेन को उधर ले जाओ, तो θ/2 बराबर tan इनवर्स। अब ये पूरा एक चैप्टर है इनवर्स का, वहां पे डिटेल में समझेंगे, पर अभी इतना समझ लो, इसको उधर ले जाना आप, तो इसको इधर ले जाना, तो θ बराबर 2 tan इनवर्स आ जाएगा, ये है ना। आप तो इतना समझ लो, मतलब थीटा दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल कितना आ गया, ये आ गया। एक तरीका ये कर सकते हो आप, और 11th क्लास के हैं तो खासकर बस सर ने क्या बोला था, इसको उधर ले जाना, tan इनवर्स हो जाएगा, दैट्स ऑल। हाँ, दूसरा तरीका ये हो सकता था, यहां से आप tan थीटा का वैल्यू लाओ, मतलब tan थीटा का ही वैल्यू ले आओ, 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। अरे भाई ये सब फॉर्मूला होता है ना, हाँ, तो इसमें वो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, 2 r/√S1 1 माइनस r²/S1, ये आएगा ना बच्चे, ये आएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 r√S1 बट्टे s माइनस r। तो ऐसा यहाँ से फिर इसको भी tan इनवर्स में ले जाके लिख दो, और कोई फालतू की चीजें कर सकते हैं यहाँ से, तो इसको tan इनवर्स में ले जाके लिख दो, वो अपन थोड़ा एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो आप तो ये लिख लो कि अगर टेंजेंट्स के बीच का एंगल चाहिए तो ज्योमेट्री बनाएंगे और उससे ले आएंगे, मतलब कंप्लीट एंगल को थीटा मान लेंगे और उसका हाफ एंगल θ/2, और फिर अपन ऐसा फॉर्मूला और कुल मिला के इसको, मतलब या ऐसे लिख लो, यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से सीधा ही किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू। भाई एंगल तो थीटा ही ना, तो थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेना, काम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ले आएंगे, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो आप चलते हैं आगे,
क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनो, ये जो इस डायग्राम के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ये पीएबी का एरिया चाहिए इसको। तो देखो ये जो था इसमें बहुत से डायग्राम्स बन रहे हैं, ये P है, ये A है, ये B है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए अपने को, इस वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए। मतलब बहुत से ट्राइंगल बन रहे हैं, वैसे अगर मैं इसको C से ज्वाइन कर दूं तो मतलब किसी का भी पूछ सकता है, पर इसमें हेडिंग है ट्राइंगल PAB का एरिया अपने को निकालना है, ये C है, इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे तो बहुत से और ट्राइंगल भी बन जाएंगे। पर अभी अपना एम है अपन PAB का एरिया निकालें। तो एक बात आपको पता होगी, और नहीं है तो नोट कर लो, अगर ये एंगल थीटा है, ये A है, ये B है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 AB sin थीटा। अगर नहीं पता है तो प्रूफ देखने का ये सही टाइम नहीं है, सीधा सीधा नोट, अगर ये साइड A, ये साइड B और ये थीटा, तो इसका एरिया होता है 1/2 AB sin थीटा। SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में बिल्कुल विथ प्रूफ बताऊंगा, पर अभी नहीं। क्लियर है बात? तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। इसके बाद अब इसका मेरे पास थीटा है और ये वाली लेंथ है √S1 मेरे पास, ये वाली लेंथ भी √S1 है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा 1/2 S1 √S1 इंटू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 1/2 S1 साइन थीटा। अब इस साइन थीटा का वैल्यू देखो, यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है, बाकी आपको पता होगा मन ही मन क्या कि टेन थीटा का वैल्यू अपने पास आया था, टेन थीटा/2 का वैल्यू आया था ना R/√S1। अरे पिछले स्लाइड में, यहां से अपन साइन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे 2 tan θ/2, याद है कि नहीं है इस फॉर्मूला, 1 प्लस होता है बच्चे यहाँ tan² θ/2। तो साइन थीटा का ये tan θ/2 बराबर R/√S1, तो साइन थीटा का वैल्यू 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, इस फॉर्मूले से निकाल के यहाँ डाल देंगे तो आ जाएगा। बाकी ये मैं ये लिखूं ऐसा कोई मतलब नहीं है, फालतू एक क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो कहने की बात ये है, क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान में रखिए, क्या कि अपने को ज्योमेट्री से आंसर कैसे निकालने हैं वो चीज समझने की कोशिश करें। हाँ, अब है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB। नहीं टच करना चाह रहा यार, कर ले भाई, कर ले टच। अरे यार ये तो काट गया इसको बेचारे को। हाँ, तो PAC, C इसका सेंटर होता है बच्चे, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए इसको। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो बोलिए बच्चे इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो अगर आप गौर से देख रहे हो, इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो देखो ये वाला ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल, इसका ये साइड R और ये S, इसका ये R और ये S। और देखो इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी पूछा होता, इस वाले ट्राइंगल PAC का एरिया, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, ट्राइंगल PAC का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC 1/2 R√S1, 1/2 R√S1। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC देखो, PAC, अरे राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब ये बताओ क्वाड्रिलेटरल PACB इक्वल टू ट्राइंगल कौन सा, PAC प्लस ट्राइंगल PBC। भाई इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया सेम ही है, कितना 1/2 R√S1 प्लस 1/2 R√S1। तो ये कितना हो गया 1/2 R√S1। तो 1/2 R√S1। तो ये आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया R√S1, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर बाकी तो यार बच्चे निकाल सकते हो शायद, हाँ जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप बहुत ही कम नंबर्स अपने आ रहे हैं ऐसे टॉपिक्स में, तो ऐसी चीजें याद रख सकते हैं अपन थोड़ी सी देर के लिए कि R√S1। हाँ, सरकम सर्कल ऑफ ऑल,
इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट का। अरे इतना इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं 30 भी लगा लो तो भी कम रहेगा 300। एक छोटा सा कंसेप्ट है और आईआईटी एडवांस में डायरेक्ट सवाल, मतलब मैं खुद देख के हैरान हो गया कि ये सवाल कैसे पूछ सकता है। और कुछ बच्चे छोड़ के भी आ गए, वो तो फिर मतलब क्या ही करो, है ना। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, सरकम सर्कल ऑफ ऑल, अरे सर किसकी बातें कर रहे हो। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, अपन अगर ये बनाते हैं पी ए बी, है ना, यहां पे अगर आप बनाओगे तो बहुत सी ज्योमेट्री बनेंगी। एक सी और ले लो, तो पी ए बी और सी से बहुत से चीजें बनेंगी। इनको मैच आप तो मिलाते जाओ, इनको मिला दो, इनको मिला दो, देखो कितनी ज्योमेट्री बन गई। देखो क्या क्या बन गया, एक तो ट्राइंगल पीएसी बना, पीएसी बना, ट्राइंगल पीबीसी बना, ट्राइंगल पीएबी बना, ट्राइंगल पीएबी, पीएबी बना, ट्राइंगल एबीसी बना, क्वाड्रिलेटरल पीएसीबी बना। कितनी 5 ज्योमेट्री बन गई। अब कोई पूछे, देखो एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, जितने भी बन रहे हैं ना पी ए बी सी के कॉम्बिनेशन से सब ले लो, और इनका कोई पूछे आपको सरकम सर्कल, क्या पूछे सरकम सर्कल, इन सब का सरकम सर्कल कैसे लाओगे, इन सब का ही सरकम सर्कल, क्या कोई ऐसा सर्कल बता सकते हो जो इन सब का ही हो। तो ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत सी टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट यहां से हो सकता है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर्कल के केस में। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब अपने को एक ऐसा सर्कल लिखना है जो इन चारों ही पॉइंट से पास हो, एक ऐसा सर्कल जो चारों ही पॉइंट से पास हो जाए, तो उस सर्कल का क्या नाम दोगे, वो कौन सा सर्कल होगा। तो देखो बच्चे, यहां 90, यहां 90, अगर मैंने इस पीसी को मैंने डाया ले लिया, अगर मैंने पीसी को डाया लेके सर्कल बनाया, तो वो यहां से भी पास होगा और यहां से भी। क्यों, क्योंकि अगर ये डाया तो ये सेमी सर्कल, मतलब इससे 90 डिग्री, तो मतलब वो सेमी सर्कल इस पॉइंट से ही पास करेगा, हाँ, और ऐसे ही इससे। तो ये बच्चे सही बना क्या, नहीं बना, बन जा भाई, वाह। तो अगर बच्चे आप पीसी को डायामीटर लेके सर्कल बनाओगे, तो वो सर्कल इस पॉइंट ए से भी पास होगा, पॉइंट बी से भी पास होगा, पॉइंट ए से भी पास होगा और पॉइंट बी से भी पास होगा। क्या ये बात क्लियर है। तो इन सब का सरकम सर्कल क्या है, सर्कल ऑन पीसी डाया, या तो पीसी डाया सर्कल बोल देता हूं, पीसी डाया सर्कल। कौन सा सर्कल है जो सबका ही सरकम सर्कल है, पीसी डाया वाला, पीसी डाया वाला। अब पॉइंट पी तो देगा, वो पॉइंट पी तो अपने को देगा, इसको तो x1 y1 वो देगा अपने को। और ये क्या है, माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ, अगर सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये देगा, ये देगा, तो सीधा सीधा ही लिख सकते हैं x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस x2, तो ये x y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, तो ये प्लस। यार लो, ये सर्कल का इक्वेशन ही लिख दिया मैंने, सर्कल का इक्वेशन ही लिख दिया बच्चे। पीसी डाया पर जो सर्कल बन रहा है वो ये, और इसका सेंटर बोले तो क्या होगा, पीसी का मिड पॉइंट, सेंटर, अरे यार बच्चे सेंटर, पीसी मिड पॉइंट, पीसी का मिड पॉइंट इसका सेंटर हो जाएगा ये बच्चे, पीसी का मिड पॉइंट इसका सेंटर हो जाएगा। तो बच्चे चाहे देखो, अरे यार ये तो पता चल गया ना भाई, मैं पीएसी की बात कर रहा हूं, पीएसी, पीएसी देखो तीनों ही वर्टेसे से पास कर रहा है, मतलब इसका सरकम सर्कल है, इसका इससे इससे पास कर रहा है, इसका भी सरकम सर्कल, पीएबी तीनों वर्टेसे से पास कर रहा है सरकम सर्कल, इस एबीसी के भी तीनों, ये भी सरकम सर्कल, इसका भी चारों वर्टेसे से पास।
और ये पता ही है ना, सर्कम सर्कल एक ही होता है, और ये एक ऐसा सर्कल है जो तीनों ही वर्टिसेस से पास हो रहा है। इसका मतलब यही सर्कल है, यही सर्कल है भाई। तो इसलिए ये सर्कल तो बहुत अच्छे से याद रखे कि पी, ए, बी और सी से जितनी भी ज्योमेट्री यहां पे बन रही है, 5 ज्योमेट्री, इन सभी का सर्कम सर्कल एक ही होता है, एक ही होता है। क्या ये बात याद रह जाएगी? क्या ये बात याद रह जाएगी बच्चों? क्या ये बात याद रह जाएगी? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रह जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, फ्रॉम पॉइंट टेंजेंट्स P and PB drawn to circle and C is the center of circle then find। तो बिल्कुल बच्चे ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें, क्योंकि मेन चीज है यही है ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस। अगर आप यहां पे ये चीज कर लेते हो कि सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आप खुद सॉल्व करते हो तो बहुत बढ़िया कर पाओगे आप। हाँ तो देखिए इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट S1। पता है रूट S1 का क्या मतलब है कि ये वाला पॉइंट इसमें पुट करना है, ये वाला पॉइंट इसमें पुट करना है। तो 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 12 माइनस 12। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 49 प्लस 144 माइनस 28 प्लस 72 माइनस 12, तो ये होगा। तो ये कितना हो रहा है बच्चे? 40। अगर आप इसको देख रहे हैं तो 40, इसमें से 40 जाने दो, 104 हो गया, 104 हो गया। तो इसमें अगर ये ऐड कर दोगे 104 इंटू ये, तो ये 153, और इसमें ये ऐड कर दोगे तो 225, तो ये 15 आ जाएगा। बच्चे कितना सुंदर आंसर आ रहा है। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था बच्चे? मैंने क्या बोला था? ऐसे कर देना, ये पूरा थीटा है, पूरा एंगल अगर थीटा है तो हाफ एंगल कितना होगा? θ/2। तो इस θ/2 को निकालने के लिए अपन ने ये R और ये रूट S1। भाई देखो tan θ/2 कितना आ जाएगा बच्चे? tan θ/2, ध्यान से देखिए tan θ/2 इस वाले ट्राइंगल में दिस बाई R बाई रूट S1। तो R का वैल्यू कितना है इस वाले सर्कल के लिए? क्या इस सर्कल का R निकाल सकते हैं बच्चे आप? दिस का स्क्वायर सेंटर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा 13, तो ये 5 आ जाएगा। तो tan θ/2 कितना आ जाएगा? tan θ/2 आ गया बच्चे 5 अपॉन रूट S1 का वैल्यू निकाल चुके हैं 5 अपॉन 15, तो tan θ/2 आ जाएगा tan θ/2 1/3। तो यहां से अब आंसर अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, और 11th क्लास के बच्चे खासकर यहां परेशान होते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए मैं सब कुछ बता देता हूं वो। तो देखिए बच्चे tan θ/2 ये है, तो θ/2 बराबर इस tan को उधर ले जाओ तो ये tan इनवर्स हो जाता है। बाकी ये पूरा एक चैप्टर है बच्चे, पर अभी इतना समझ लो, इसको उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स, और ये ऐसा हमेशा कर सकते हैं अपन, इसलिए ये आ गया। तो थीटा बराबर क्या आ गया? 2 tan इनवर्स 1/3। एक तो ये फॉर्मेट में आंसर आपको मिल सकता है। दूसरा फॉर्मेट जो सबसे फेवरेट हो सकता है इसका, भाई tan θ/2 का आपके पास वैल्यू आ गया, तो यहां से आप tan थीटा का वैल्यू निकाल लो। tan थीटा का वैल्यू कैसे? 2 tan θ/2। अरे हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, अरे जानते ना ये? अरे ये जानते कि नहीं जानते बच्चे? tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे है तो इसका हाफ हो जाएगा इधर। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 6/8 मतलब 3/4 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है। और अब इस आंसर को आप साइन थीटा में भी बदल सकते हो। भाई साइन थीटा का वैल्यू भी आप ला सकते हैं। अगर tan थीटा का वैल्यू 3/4 है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू भी हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो इस आंसर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5। और अगर ये आ गया मतलब साइन थीटा का वैल्यू तो साइन इनवर्स, और cos थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन। cos थीटा का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 4/5। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/5।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखने का तरीका है वो बच्चों को परेशान करता है, और उसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे से ऐसे, तीसरे से ऐसे, चौथे से ऐसे, तो मतलब किसी में भी आप चेंज कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? तो बस बिल्कुल यही ध्यान रखो, तो इसलिए ये थीटा आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अब बच्चे इसी के लिए अपन बाकी आगे वाला क्वेश्चन करते हैं 7, 12 और ये। हाँ, तो आगे वाला क्वेश्चन है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीएसीबी। क्वाड्रिलेटरल पीएसीबी का एरिया चाहिए थर्ड। तो देखो ये क्या है, एक सर्कल है अपने पास, और ये पॉइंट पी था, 7, 12 था क्या, और ये टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, ए बी और ये सी और ये। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। तो देखो बच्चे अपन ने कैसे करा था, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए आप या तो फॉर्मूला याद कर लो, या तो फिर देखो ये आर और ये रूट S1। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आर 1/2 आर रूट S1, इसका भी क्या आर और रूट S1। तो सीधा सीधा पीएसीबी का क्या आ जाएगा, पीएसीबी का आर रूट S1। देखिए बच्चे आर रूट S1, इसका और इसका एरिया ऐड कर दो। अब देखो कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बच्चे इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का आर इंटू रूट S1 होगा, समझ गए? तो इसलिए आर का वैल्यू 5 आया था और S1 का वैल्यू 15 आया था, तो ये 75 आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा, सरकम सर्कल ऑफ पीएसीबी। सरकम सर्कल, तो भैया सरकम सर्कल तो ये किसी का भी पूछ ले, सरकम सर्कल तो ये किसी का भी पूछ ले, मैं क्या बोलूंगा, फोर्थ वाला है किसी का भी पूछ ले। अरे भाई इस ट्राइंगल का पूछ ले, इस क्वाड्रिलेटरल का पूछ ले, इस ट्राइंगल का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, क्या होगा, सर्कल ऑन पीसी डाया, सर्कल ऑन पीसी डाया। पीसी डाया पर जो सर्कल बनेगा वो, तो पॉइंट पी तो है बच्चे 7, 12, बस इसका सेंटर लाना है। तो इसका सेंटर लाने के लिए इसका इक्वेशन देखो, x² + y², क्या था इक्वेशन देखो बच्चे, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन x² + y² -4x + 6y - 12, -4x + 6y - 12, ये इक्वेशन था। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा बच्चे इसका हाफ और -2, -3, तो C आ गया, और पॉइंट P था 7, 12, तो इसलिए पीसी डायमीटर वाला, तो x - x1 x - x2 + y - y1 y - y2 = 0। तो बिल्कुल बच्चे वैल्यू डाल दिए, x - x1 2, इसका वैल्यू x1, इसको x2 ले लेते हैं, x - 7 प्लस y - y1 इंटू y - y2। तो ये आंसर है। इसको थोड़ा अच्छा लिखोगे तो x² + y² - 9x - 9y - 9x - 9y और 14 और -36, माइनस का 36 आएगा, और ये आ गया 14 प्लस का जाने दो, तो -22 = 0। यही आंसर है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है अगर आप ध्यान से देखते हो, और ये जो अपन चीजें पीछे कर रहे थे वो इन्हीं 3-4 क्वेश्चंस के लिए कर रहे थे। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो अब चलिए लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड किसकी, सर्कल की। इसके देखो बच्चे 2-3 तरीके आएंगे, और मैं जनरल वे बताऊंगा सभी कर्व्स के लिए, पर एक सर्कल के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है, पहले उसको देख लेते हैं, और आगे वाले जो तरीके हैं वो सभी में लगते हैं। अरे वो सर्कल के लिए भी लगते हैं, तो वो थोड़े से लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है, पर बाकी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में काम करता है। तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा पैराबोला में, यहां मैं केवल सर्कल के लिए बता रहा हूं। तो देखिए बच्चे, अगर सर्कल अपने पास है कोई, इस पे कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो इस कॉर्ड ये होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये होगा क्या, कोई लाइन है जो ऐसे पास हो रही है, तो ये कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो इस कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चे, इसका सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब ये आपको पता होगा ये मिड पॉइंट पे मिलता है, ये सी था, इसको पी बोल देते हैं, मिड पॉइंट पे मिलता है ना बच्चे ये। अरे सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसके मिड पॉइंट पे मिलता है। नहीं पता तो याद करके लिख लो इसको अच्छे से, ये 10th क्लास की बातें हैं भाई से। अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसको क्या करता है बच्चे,
हाफ हाफ करता है। या ऐसे बोल दो रिवर्स कि अगर मैं कॉर्ड के मिड पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करूं तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होएगी। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो ये इसलिए अब इसको निकालने के लिए देखो मेरे को क्या है, ये आर है, ये आर है, ठीक है, ये आर है। और ये लाइन का इक्वेशन तो गिवन होगा, ये गिवन होगा, और ये सर्कल का इक्वेशन भी गिवन होगा, तो ये भी पता होगा मेरे को, ये भी पता होगा, मतलब सब कुछ गिवन ही होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं यहां से इस वाले ट्राइंगल में देखिए बच्चे, पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर है क्या, पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू बी, अरे राइट एंगल ट्राइंगल, तो पी बी स्क्वायर का वैल्यू बी सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर, तो पी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी सी, बी सी क्या है, आर स्क्वायर, ये तो बी सी तो आर है, तो आर स्क्वायर माइनस, अब इसका नाम मैं दे देता हूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आ गया पी बी, पी बी। और यहां पे अब ए बी चाहिए, तो ए बी कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स पी बी, भाई ये हाफ था, ये हाफ, तो ए बी का वैल्यू इसका डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब यहां पे ये ध्यान देना जरूरी है कि पी क्या है, पी क्या है बच्चे, पी क्या है, क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू लाइन, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, तो ये अपन निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, इसका फॉर्मूला यहां से किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालना है तो वो अपन निकाल लेंगे। तो इसलिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है जो सर्कल के लिए बेस्ड है, और इसी चीज को अदर कर्व के लिए अपन देखेंगे आगे, किसमें, पैराबोला में देखेंगे। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल का काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। 2 लाइन्स थ्रू 2,3 फॉर्म 2 लाइन्स थ्रू दिस फ्रॉम विच the circle intersect chord of length 8 units, 2 lines through this from which, मतलब देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा खतरनाक इंग्लिश है भाई। 2 lines through मतलब इस पॉइंट के थ्रू 2 लाइंस आ रही हैं, उन लाइन से फ्रॉम विच, उनमें से द सर्कल इंटरसेक्ट chord ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, मतलब इसने ये बोलने की कोशिश कर रहा है शायद 2,3 एक पॉइंट है। और ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इससे 2 लाइनें जा रही हैं, इस वाले से 2 लाइनें जा रही हैं, जहां से ये सर्कल कितने यूनिट का कोड कट करेगा, 8, मतलब ये ए बी का लेंथ कितना होगा, 8, और ऐसे ही सी डी का लेंथ भी कितना होगा, 8 होगा। मतलब ये बात बोल रहा है कि इस पॉइंट से जाने वाली 2 लाइन का इक्वेशन लिखो, जाने वाली लाइन का इक्वेशन लिखो, जिन पर ये वाला सर्कल कितने लेंथ का कोड इंटरसेप्ट करता है, 8 यूनिट का, मतलब ए बी का वैल्यू और सी डी का वैल्यू, मतलब ए बी का वैल्यू कितना होगा, 8, और ऐसे ही सी डी का वैल्यू भी कितना होगा, 8। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। कुछ बच्चे तो यहां प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ये 2 लाइंस क्या सर, 2 लाइन है तो अब इसका क्या करें सर हम, और सर ये स्टार्ट कैसे करें प्रॉब्लम। तो इसलिए देखो बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब 2 लाइनों की बात कर रहा है वो, तो वो 2 लाइन अपने आप आ जाएंगी, आप तो एक लाइन लेके चलो, अपने आप वो कोई कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट कैसे करें प्रॉब्लम को, ये सोचिए बच्चे, सोचिए बच्चे, इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपने को तो एक पॉइंट दिया और उससे जाने वाली लाइंस का इक्वेशन सी। तो सीधा सीधा स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट लाइन क्या है, y माइनस y1, इस पॉइंट से पास हो रही, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो इसलिए आ जाएगा mx माइनस y माइनस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y बराबर mx माइनस y माइनस 2m प्लस 3। तो ये लाइन आ गई। अब मुझे इस लाइन में किसका वैल्यू नहीं पता, m का, m का वैल्यू आ गया तो काम हो जाएगा।
तो जो बच्चे ये 8 लेंथ दिया है, यहां से आपको किसका वैल्यू चाहिए, m का वैल्यू। अब ये कंडीशन आप कैसे लगाओगे कि आपके पास m का वैल्यू आ जाए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा है कि mx माइनस ये लाइन आ गई, बस m का वैल्यू चाहिए। m का वैल्यू कैसे लाओगे, ऐसे लाओगे कि ये लेंथ 8 है। तो इसका यूज करने का सबसे बेस्ट वे ये हो सकता है कि अपन क्या कर लें, देखो यहां से यहां पे परपेंडिकुलर डालें। अब ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल थी, ये टोटल 8 थी तो ये 4 है, और ऐसे यहां से यहां मिला दें। इस सर्कल का रेडियस कितना है बच्चे, देखो इस सर्कल का आर कितना है, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 27, तो कितना होता है 36, 16, 52, तो 5 तो ये रेडियस 5 है ना, रेडियस 5 है। और देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, p 3 हो जाएगी। मतलब इस सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से 4,6 से ये लाइन कितनी डिस्टेंस पे है, 3। मतलब इस लाइन P मतलब 3 है। P3 होने का क्या मतलब होता है, P3 कैसे आया, P3 कैसे आया, ये 4 था क्योंकि 8 था, ये 5 तो 4 और 5 तो ये 3 आ जाएगा राइट एंगल से, राइट एंगल अरे पाइथागोरस से, क्लियर है। तो इसलिए क्या आ गया कि P3 है। P3 मतलब इस लाइन की, इस लाइन की कहां से डिस्टेंस बचे, इसके सेंटर से, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या है C का क्या है 4,6 इस 3, मतलब इस लाइन की इसके सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी है 3। भाई P3 आने का मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस 3 होगा। तो लगा दीजिए बच्चे फॉर्मूले, कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला याद है ना, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला। हाँ तो ये पॉइंट इसमें रखिए, तो ये पॉइंट इसमें रखिए, तो 4m माइनस 6 माइनस 2m प्लस 3 का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। देखो दिया ना 3, तो अब इसको थोड़ा अच्छा से कर देंगे, तो ये 2m माइनस 3 का मॉडुलस इक्वल टू 3 टाइम्स अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 4m स्क्वायर आएगा प्लस 9 माइनस 6 12m इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 9। ध्यान से ये आएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, उधर ले चलते हैं, तो 5m स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12m, तो m कॉमन ले लो बच्चे, 5m प्लस 12, तो m का वैल्यू आएगा 0 और m का वैल्यू आएगा माइनस का 12/5। तो m के दो वैल्यूज आ गए, देखो अपने आप ही m के दो वैल्यूज आ गए। m के दो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो तो आंसर आ जाएंगे 2, m का एक वैल्यू तो 0 पुट करो बच्चे, ये 0 तो माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर m का वैल्यू माइनस 12/5 पुट कर दो, माइनस 12/5 माइनस वाई माइनस 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 पुट करोगे तो 24/5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 12x माइनस 5y प्लस 24 प्लस 15, तो ये आंसर है। इसको थोड़ा सा जमा लेना यार। तो ये दो आंसर आए। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बच्चे, तब अपने को समझ आएगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। क्लियर है क्या, समझ सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, बिल्कुल हमेशा की तरह शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।